गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में ऑनलाइन क्लास को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज से डेली ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे जो क्लास 9th 10th 11th और साथ साथ और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे जिसका पढ़ाई कराई जाएगी। तो आज जो टॉपिक्स मैं उठाने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो आपके स्क्रीन पे है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। और ये मैं बता दूं, ये चूंकि क्लास 10th से लिया गया है, चूंकि क्लास 10th का है। और मैं आप सभी को बता दूं, जो भी विद्यार्थी पढ़ाई से रिलेटेड हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, ये अपने दिमाग में नहीं रखना है कि नहीं ये क्लास 10th का है तो मैं ही क्लास 10th का ही लेके बस बच्चे पढ़ेंगे, क्लास 10th वाले ही बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। देखिए, टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वह क्लास के लिए हो चाहे वह कंपटीशन के लिए हो। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण ये कोई जरूरी नहीं है कि क्लास 10th का ही है। ये पॉलिटेक्निक, IITI, फिर साथ साथ IERT और NTSC, मतलब जो BHU में एंट्रेंस एग्जाम होता है CHS लेवल से, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लेवल से, उसके लेवल में ये सब पूछे जाते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, चाहे वह किसी भी स्टैंडर्ड में हो, उनको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि यदि आप मेरे वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। आप आइए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आकर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दूं। न्यूमेरिकल तो सॉल्व कराए ही जाएंगे, साथ ही साथ कैसे सॉल्व होंगे, उस पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें, जैसे रैखिक समीकरण का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण जिस पर अधिकतम एक घात हो, एक ऐसा समीकरण जिस पर घातों की संख्या एक हो। मीन्स रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण जिस पर घातों की संख्या एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब रैखिक समीकरण निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। दूसरा होता है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। अगला होता है तीन चर राशि वाले रैखिक समीकरण। चलिए, यहाँ पे आपके सामने मैंने रखा कि रैखिक समीकरण मुख्य तौर पे तीन प्रकार के होते हैं, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण और तीन चर राशि वाले रैखिक समीकरण। बट ये तीनों प्रकार के समीकरणों में अधिकतम घात कितने होंगे? एक होंगे। हर बार मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण जैसे रख दिया 2x धन 3 = 0। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में मैंने रख दिया 7x धन 5y = 8। इसमें रख दिया x - 3y + 4 और 2z = 0। मतलब यहाँ पे तीन प्रकार के समीकरण और तीनों प्रकार के अलग अलग समीकरणों के अलग अलग उदाहरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब आते हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। ठीक है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे मान लीजिए 2x धन 3y
इज इक्वल टू 8। इसको आप लिख सकते हैं 2x धन 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और रख देते हैं 4x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन नंबर 2। मैंने समीकरण रख दिया, ठीक है। इस समीकरणों को ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता दूं समीकरण का जो सूत्र होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उस समीकरण का व्यापक रूप होता है। किस समीकरण का? तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि a और जो b जो देख रहे हैं आप, a और b का जो मान होता है वह 0 नहीं होता है। मीन्स a इज नॉट 0 एंड b इज नॉट 0 हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप a और b का मान 0 सपोज करिए रख दिए तो वह इक्वेशन दो चर राशि वाला नहीं तैयार होगा। या तो इक्वेशन ही नहीं तैयार होगा, या तो इक्वेशन अगर तैयार होगा तो दो चर राशि वाला नहीं होगा। कंडीशन के तौर पे यदि a का मान 0 ले लिया और b का मान 0 नहीं लिए तो इस दोनों में से, ठीक है। और x और y क्या है? यहाँ पे दो चर है, ठीक। अब सपोज करिए ये किसी एक समीकरण के लिए है। जैसे किसी समीकरण का मान, एक एग्जांपल उठाते हैं इसको रख के, जैसे मान लीजिए 7x धन 8y धन 3 इज इक्वल टू 0 में a b c का मान ज्ञात कीजिए। 7x प्लस 8y प्लस 3 बराबर 0 में a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे? 7x प्लस 8y प्लस 3 बराबर 0 का तुलना समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? से करने पर। मीन्स इस इक्वेशन का तुलना हमारा जो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक सूत्र है उससे हम करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए x का x के साथ, y का y के साथ और अचर का अचर के साथ। तो ax a बराबर 7 और b बराबर 8, c बराबर 3। कोई कहे कि अरे सर आखिर में ऐसे कैसे आ जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे 7x प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे कर दीजिए, ठीक है। अब करेंगे तो ax बराबर 7x, x खत्म, a इज इक्वल टू 7 और by इज इक्वल टू 8y, तो y खत्म, b इज इक्वल टू 8 और अचर का अचर से कर देते हैं तो आपको मिल गया। जैसे एक एग्जांपल और उठाते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया 4x प्लस 9y माइनस बराबर 10 सपोज कर दिया, और इसमें हमें a b c का मान निकालना है। 4x प्लस 9y बराबर 10 है, इसमें हमें किसका मान निकालना है? a b c का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या सूत्र है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी सवाल को, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में किसी भी सवाल को हम पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम तुलना कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे? इसको 4x प्लस 9y, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे बराबर 10। आप देखिए यहाँ तक तो हो गया, इसको ट्रांसफर कर दिए, बट इसमें देखिए जो साइन प्लस है यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो आप बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? 4x प्लस 9y प्लस और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें तो मेरा ये टोटली सवाल इस सूत्र से क्या हो गया? रिलेट हो गया। इसमें कहीं हिचक होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं 4x प्लस 9y प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का तुलना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो आपको क्या मिलेगा? a का मान 4, b का मान 9 और c का मान -10। क्योंकि देखिए यहाँ -10 एक्चुअली ये हो गया। इतनी लंबी बात हो गई, इसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसको हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4x प्लस 9y बराबर 10 है ना, हमको किससे करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है।
तो ए का मान क्या है 4, बी का मान क्या है 9। अब देखिएगा यहाँ पे सी, ए और बी तो क्लियर मिल गया, बट सी की बात हम करते हैं तो सी बराबर के इधर है और ये सी बराबर के इधर है लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में डालेंगे, तो ये प्लस में है ना, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, और जब माइनस में होगा तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। तो यदि आपको जानकारी है यहाँ पे ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर आपको सिस्टम पे आना है तो पहले उसको सेटअप करना पड़ेगा, किस सूत्र में, तो ax + by + c = 0 से। चलिए एक एग्जांपल और मैं उठाता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। जैसे 2x - 3y = 8 लिख दिया मैंने, सपोज कीजिए। इसको आप क्या लिखेंगे, 2x + -3y और -8 = 0। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं उस सूत्र से रिलेट करने जा रहा हूँ। 2x - 3y = 8 है, 2x प्लस, और ये प्लस मैंने बाहर कर दिया, अभी मैं बताऊंगा क्यों किया है। तो -3 बाहर y और -8 = 0। अब का तुलना किससे करना है भाई, ax + by + c = 0 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए b = -3 और c = क्या हो गया -8। इस तरह से आपका दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में ये तुलनात्मक बातें हो गई। अब आइए दो समीकरण की हम बात करते हैं। सपोज करिए कि दो रैखिक समीकरण हमारा अलग अलग है, जैसे ax + by + c = 0 है। ये तो एक समीकरण के लिए है, जैसे एक समीकरण की मैं बात कर रहा था। अगर एक और समीकरण ला दिया सपोज करिए, तब क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों समीकरणों को एक साथ हम इस सूत्र से तुलना कर देंगे ना, कभी नहीं कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि इससे ये समीकरण के लिए बना तो इससे एक और बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ax + by + c = 0 से फिर करेंगे। हमारा ये दोनों सवाल ये जो दोनों समीकरण आप देख रहे हैं, ये दोनों समीकरण एक सवाल है। पहले तो अलग अलग थे, अलग एक लिख रहा था, अब दो लिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको कुछ करना नहीं होता, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के रूप में लिख देते हैं। चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट परिवर्तन क्या होता है अचर में। देखिए चर में बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो a1x + b1y + c1 = 0 इक्वेशन ये हो गया, a2x + b2y + c2 = 0 एक समीकरण ये हो गया। अब यहाँ बहुत ही मजे की बात है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं, ठीक है। a1x a2x का तो आपको क्या मिलेगा, a1/a2 एक मिला, फिर एक और मिल जाएगा, साइड में कहीं लिखते हैं। जैसे हमारे सामने कितने मिलेंगे, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 स्टेप मेरे पास है अचर का, बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमने यहाँ से ही उठाया। एक एग्जाम्पल मैं उठा लूँ, सपोज करिए 2x + 4y + 7 = 0 एक इक्वेशन मैंने ये ले लिया सपोज कीजिए, और एक इक्वेशन मैंने ये ले लिया 4x + 8y + 15 = 0 एक इक्वेशन मैंने ये ले लिया। ये सूत्र और ये इक्वेशन, अब इन दोनों का हम सेटअप करते हैं इससे। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एक कंडीशन होता है, यहाँ पे 3 शर्त उठते हैं। इन दोनों समीकरणों से हमारे सामने कितने शर्त आते हैं, 3 शर्त। कौन कौन, एक शर्त ये होता है कि उस निकाय का कोई हल नहीं होता है, एक शर्त ये होता है कि उस निकाय के अनंत हल होते हैं, एक शर्त ये होता है कि उस निकाय के अद्वितीय हल होते हैं, मतलब एक जगह प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे अब ये चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए a1/a2 is not b1/b2
B2, सपोज करिए A1 बाई A2 इज नॉट B1 बाई B2, तो इस कंडीशन में वो समीकरण जो दोनों होंगे वो दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, और उसके अद्वितीय हल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 2x धन 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको भी मत लीजिएगा आप लोग, इसको देखिए, और 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू 2, तो a1 बाई a2 इसका मतलब 2 बाई 3, ये हो गया। b1 बाई b2 की बात करें तो b1 बाई b2 की वैल्यू क्या हो गई, 3 बाई 7। आप ये देखिए 2 बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 7 है क्या बराबर, नहीं है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन में जो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 जो हैं वह आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में वो दोनों समीकरण यानी 100% जब हम इसका निकाय का कुछ हल निकालेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों समीकरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, चाहे वो ऐसे कर दें चाहे वो ऐसे कर दें, मतलब कहीं ना कहीं उस लेखा चित्र में प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। एक शर्त ये हो गया। एक शर्त क्या होता है, तो एक शर्त अगला a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस स्थिति में मतलब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, मतलब रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे के संपाती होती हैं, मीन्स इसके अनेक हल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मीन्स 2x जैसे यहाँ पे है, ये भी नहीं है अभी, इसको हम बना सकते हैं, इसको हम कर दें कितना 14, इसको चलो बना दिया 14। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो a1 बाई a2 की वैल्यू क्या हुई 2 बाई 4, कट के क्या आएगा 1 बाई 2, और b1 बाई b2 की वैल्यू क्या आई 4 बाई 8, कट के क्या आएगा 1 बाई 2, c1 बाई c2 की वैल्यू क्या आई 7 बाई 14, कट के क्या आएगा 1 बाई 2। अब तो आप क्या देख रहे हैं कि इन तीनों में तीनों कंडीशन में क्या रिजल्ट आ रहा है 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, अर्थात हमारे सामने क्या हुआ कि 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये दोनों समीकरणों के जो निकाय के जो हल होंगे उसके अनेक मान होंगे, और जब हम रेखा चित्र में जब हम दर्शाएंगे तो वह एक ही रेखा पर इंगित की जाएगी। इसके जितने भी हल आएंगे वह एक ही रेखा पर इंगित होगी, चाहे वह रेखा ऐसी हो जाए चाहे वह ऐसे हो जाए चाहे वह ऐसे हो जाए चाहे वह ऐसे हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक हल यहाँ पे इंगित किया जाएगा तो एक हल यहाँ पे इंगित किया जाएगा, तो एक हल यहाँ पे इंगित किया जाएगा तो एक हल यहाँ, ना मीन्स जब वो उसके अनेक हल होंगे, जब इस प्रतिबंध का पालन वो करेगा इक्वेशन तो 100% उसके जितने भी हल होंगे वह एक ही रेखा पर क्या होंगे दर्शाएंगे। एक यहाँ पे हो सकता है हल, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मीन्स कहने का मतलब संपाती का मतलब कि एक ही रेखा पर पूरे के पूरे मान को क्या कर दिया जाए प्रदर्शित कर दिया जाए। तो एक कंडीशन हमारा ये बनता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और अगला चीज मैं बता दूं, एक और आता है कंडीशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट c1 बाई c2। तो इस स्थिति में वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं समांतर होती हैं, ठीक है, वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जरा देखिए इसी समीकरण को हम ले लेते हैं या थोड़ी दूसरा समीकरण लेते हैं, जैसे 3x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन ले लेते हैं 6x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मैंने ये ले लिया। अब इन दोनों को सरल करें, आप क्या पाएंगे a1 बाई a2
इज इक्वल टू कितना 3/6, सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। b1/b2 इज इक्वल टू 6/12, सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। c1/c2 इज इक्वल टू 8/9। अब क्या देखा है कि ये दो जो प्रतिबंध मिले हमारे पास वह इक्वल हुए, बट तीसरा जो प्रतिबंध अचर के रूप में है वो इक्वल नहीं है। अर्थात यहाँ पे आपको क्या मिला कि ये दोनों रेखाओं के जो कंडीशंस होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर। जैसे जब रेखा चित्र पे हम जब जाएंगे, जैसे मान लीजिए ग्राफ है, एक ऐसे बन जाएगा, ऐसे, या तो वो ऐसे हो सकता है, या तो वो ऐसे जा सकता है, या तो ऐसे हो सकता है भाई। मीन्स कहने का मतलब एक समीकरण इस पे होगा, एक समीकरण इस पे होगा, एक समीकरण इस पे हो सकता है, एक समीकरण इस पे हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक समीकरण इस पे होगा तो एक समीकरण इस पे होगा। मीन्स कहने का कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। अब बात समझिएगा इन तीनों को लेकर के, क्योंकि इन तीनों को लेकर के मैं बता रहा हूं। जैसे यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 हुए मेरे सामने। तो अब पहला कंडीशन ये होता है कि यदि a1/a2 इज नॉट b1/b2, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि दो समीकरण हम ले लेते हैं कोई भी, सपोज करिए 7x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक समीकरण हम ये ले लें, एक समीकरण हम ये ले लें 4y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 न लिख करके 5 लिखना। हमारे सामने दो समीकरण हैं, इसी दोनों समीकरणों से उसी तरह से तुलना की जाती है, बट हम एक ही मतलब सवाल को लेकर के इन तीनों का तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग होगा तीनों। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप सरल करेंगे, किस समीकरण से लेकर के a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इन दोनों समीकरणों से लेके इन सवाल के समीकरण को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब उसको रख के सरल करेंगे, रखने के बाद देखेंगे कि इन तीनों में किसका पालन कर रहा है वो, ठीक है। यदि वो समीकरण इसका पालन किया, सपोज कीजिए, यदि वो समीकरण सपोज कीजिए यही समीकरण है और इस समीकरण को हमने सरल किया, या कोई भी सवाल है, ठीक है, उस सवाल को लेकर के हमने सरल किया और सरल करने के बाद हमने उस तीनों प्रतिबंधों को लेके हमने चेक किया, और चेक करने में क्या आ रहा है इस पे हम विचार करें। यदि a1/a2 और b1/b2 के मान आपस में बराबर नहीं हैं, बात समझिएगा, a1/a2 और b1/b2 के मान आपस में बराबर नहीं हैं, तो उसके जो मान आएंगे, जो रेखा बन खींची जाएगी, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में दूसरा कंडीशन, यदि सपोज करिए उसको सरल करने के बाद वह इस प्रतिबंध का पालन करता है, मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इस स्थिति में उस निकाय के अनेक हल होते हैं और सब के सब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, समपाती होते हैं। यदि तीसरा, यदि सपोज करिए सरल करने के बाद वह इसका पालन करता है, मीन्स a1/a2 और b1/b2 ये आपस में बराबर तो हैं, बट ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं, देखिए ये दोनों बराबर नहीं, ये तीनों बराबर हैं, यहाँ पे दो बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, जैसे आप यहाँ पे दो समीकरण को लेकर के, एक कैलकुलेशन की मैं बात करूं, दो समीकरण को लेकर के हम तीन प्रतिबंध निकाल सकते हैं। एक प्रतिबंध क्या कि उसके अद्वितीय हल होंगे और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये हुआ कि उसके अनेक हल होंगे, मीन्स वो सभी निकाय के हल एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तीसरा कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे आप वृत्त में पढ़ते हैं, एक पॉइंट में उठाता हूँ इसी से रिलेट, बस एक मिनट के लिए। जैसे एक वृत्त
और एक रेखा ले ली जाती है तो यहाँ पे 3 कंडीशन लागू होते हैं। पहला क्या कि ये रेखा इस वृत्त को कहीं नहीं काटती है, मतलब कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। यह रेखा इस वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, एक ये हो गया। ये रेखा इस वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अंडरस्टैंड? तो ठीक उसी तरह से जैसे एक रेखा और एक वृत्त लेकर के 3 शर्त का पालन करा रहे हैं, ठीक उसी तरह से 2 समीकरण को लेकर के यहाँ पे 3 प्रतिबंधों का पालन कराया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिलहाल इसको आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको इसी से रिलेटेड हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स समझाएंगे। ओके।